हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला कॉलेज चाईबासा, कुल्हान यूनिवर्सिटी, झारखंड। आज मैं बीएड सेमेस्टर 1 के लिए पेपर 5 से जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने वाले कारक, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पार्ट 1। आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करते हैं। व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने वाले कारक, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के निर्धारक से तात्पर्य कुछ वैसे कारकों से होता है, फैक्टर्स से होता है जिनसे व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह के कारकों को दो भागों में बांटा है। कुछ कारक ऐसे हैं जिनका संबंध व्यक्ति की आनुवांशिकता, हेरिडिटी या जैविक प्रक्रियाओं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से होता है। इस तरह के कारक को जैविक कारक, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। कुछ कारक ऐसे हैं जिनका संबंध व्यक्ति के वातावरण, इन्वायरमेंट से होता है। जन्म के बाद व्यक्ति किसी समाज या संस्कृति के वातावरण में पाला पोसा जाता है, अतः वातावरण से संबंधित भी कुछ ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं, जिसे आगे देखेंगे। जैविक कारक या आनुवंशिक कारक, बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी फैक्टर्स। जैविक कारक से तात्पर्य वैसे कारकों से होता है जो आनुवंशिक होते हैं तथा जो जन्म या जन्म के पहले से ही व्यक्ति में मौजूद होते हैं और व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसे प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिक एंड फिजिकल हेल्थ। दूसरा है शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बॉडी केमिकल्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरा है स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम, जिसे हम एक एक करके आगे विस्तार से देखेंगे कि ये किस तरह से व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिक एंड फिजिकल हेल्थ। शारीरिक संरचना से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर का कद, रंग, गठन आदि से होता है। जिस व्यक्ति की शारीरिक संरचना सुडौल होती है उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। व्यक्ति की शारीरिक संरचना से संबंधित ये सभी शील गुण वंशानुगत होते हैं। यही कारण है कि प्रायः देखा गया है कि लंबे माता पिता के बच्चे भी लंबे होते हैं तथा नाटे माता पिता के बच्चे नाटे होते हैं। गोरे माता पिता के बच्चे प्रायः गोरे तथा सांवले माता पिता के बच्चे प्रायः सांवले होते हैं। कभी कभी बच्चों के शारीरिक शील गुण, फिजिकल ट्रेट्स, माता पिता के शारीरिक शील गुण से ना मिलकर उनके पूर्वजों के शील गुणों से मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में बच्चों के शारीरिक कद की लंबाई तथा रंग आदि माता पिता से नहीं मिल पाते। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स के क्षेत्र में मेंडल जैसे वैज्ञानिक ने शोध करके यह दिखा दिया है कि बच्चों के शारीरिक शील गुण माता पिता के शारीरिक शील गुणों का औसत भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है। जैसे पिता अधिक लंबे हैं और माता अधिक नाटी है तो बच्चों की शारीरिक लंबाई इन दोनों की औसत लंबाई के बराबर हो सकती है या होने की संभावना अधिक होती है। शारीरिक गुणों तथा स्वास्थ्य का प्रभाव मानसिक शील गुणों के विकास पर भी पड़ता है। प्रायः देखा गया है कि जिन बच्चों या व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य तथा संरचना आकर्षक एवं सुंदर होता है उनके प्रति माता पिता, आस पड़ोस के लोग, शिक्षक, साथियों एवं अन्य लोगों का व्यवहार काफ़ी अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है। फलस्वरूप ऐसे बच्चों में अच्छे सामाजिक शील गुणों जैसे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, समय निष्ठा, पंक्चुअलिटी आदि का विकास तेजी से होता है। इसके विपरीत जिन बच्चों की शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य खराब तथा विकर्षक, अनअट्रैक्टिव होता है उनके प्रति अधिकतर लोग उपेक्षा का भाव रखते हैं। फलस्वरूप ऐसे बच्चों में हीनता का भाव, संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, संकोचशीलता आदि गुण विकसित हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य के कारण किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित हो सकता है, किसी भी छात्र का व्यक्तित्व प्रभावित हो सकता है। शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बॉडी केमिकल्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी हम लोग बहुत सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं तथा कभी कभी हम लोग बहुत निष्क्रिय हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं और साथ ही साथ मंदित हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं।
इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, जिनका नियंत्रण कुछ ग्रंथियों द्वारा की जाती है। मानव शरीर में 2 तरह की ग्रंथि होती है। पहला है बहिश्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे नालिका ग्रंथि, डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे नालिकाहीन ग्रंथि यानी कि डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। बहिस्रावी ग्रंथि का महत्व व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में कुछ भी नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में अंतःस्रावी ग्रंथि का विशेष महत्व है, एंडोक्राइन ग्लैंड का विशेष महत्व है, जिसे हम आगे विस्तार से देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं और वो किस तरह से व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों का महत्व व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में काफ़ी अधिक है। इससे निकलने वाले स्राव को, सेक्रेशंस को हार्मोन्स कहा जाता है, जो सीधे खून में मिल जाते हैं। ये हार्मोन्स सीधे ब्लड में मिल जाते हैं और व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनके स्राव से व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है, निम्नांकित हैं। सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। तीसरा है कंठ ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। और उसके बाद है उपकंठ ग्रंथि, पाराथायराइड ग्लैंड। फिर है पैंक्रियाज, फिर यौन ग्रंथि, सेक्स ग्लैंड। और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे कि इन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।